ठीक है, अपना आज का ऑब्जेक्टिव है ना, वी आर गोइंग टू सी अ फंडामेंटल, विल गेट अ फंडामेंटल आइडिया ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, और मैं आपको इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग का एक प्रैक्टिकल भी कवर करके दूंगा। ओके, एक बात बताओ, आपके मुताबिक क्लाउड कंप्यूटिंग का तो नाम आप सबने सुना है, राइट? अगर आईटी के डोमेन में देखोगे ना, तो जो टॉप लिस्टिंग है ना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, और जिसमें वेल पेड जॉब्स है, राइट? तो सब में ज़्यादा वेल पेड और जहाँ पे बहुत ज़्यादा है ना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नंबर ऑफ़ जो इंजीनियर्स हैं यहाँ पे बहुत कम है। ठीक है, सब में ज़्यादा हाईली डिमांडेड स्किल सेट है। ओके, और सब में ज़्यादा पेड स्किल सेट है, राइट? सेकंड स्किल सेट अगर आप देखना चाहते हो ना, तो मशीन लर्निंग है। ओके, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सब में ज़्यादा डिमांड है और बहुत अच्छी सैलरीज मिलती है। मशीन लर्निंग की सेकंड हाईएस्ट डिमांड है, उसमें भी सैलरीज बहुत अच्छी मिलती है। सेकंड स्टेप पे आता है थर्ड स्टेप पे आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग में बेसिकली क्लाउड इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, बहुत अच्छी डिमांड है मार्केट में इनकी और अच्छे से सैलरी मिलती है। बेस्ट सैलरीज नहीं बोल सकते उसको, लेकिन बहुत अच्छी सैलरीज मिलती है, और डेफिनेटली मिलेंगी भी, क्योंकि कंपनीज अपना बहुत बड़ा अमाउंट बचाती है इसमें। तो कॉस्ट कटिंग ये सारी चीज़ें करना है, तो मतलब कॉस्ट कटिंग तो नहीं हो रही है, सब कुछ वैसा ही चल रहा है जो पहले चल रहा था, लेकिन बहुत कम कॉस्ट में ऑपरेशनल कॉस्ट आपका कम हो जाता है इसमें। तो लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग एवरीबडी नोज, है ना? आप ये बताओ, आपके मुताबिक क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? जो थर्ड पार्टी में डेटा रखते हैं। ओके, जैसे कि जैसे कि हम जीमेल का यूज़ करते हैं। डेटा जो है हार्ड ड्राइव में सेव नहीं होता। ओके, स्टोरेज सिर्फ डेटा के लिए क्या क्लाउड कंप्यूटिंग? नहीं। अच्छा, आप लोगों ने कभी ट्राई किया सर्च करना क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअली होता क्या है? मार्केट में इतनी ज़्यादा, हर जॉब डिस्क्रिप्शन में आप कुछ ना कुछ क्लाउड से रिलेटेड देखते हो, है ना? तो कुछ ट्राई किया कभी सर्च करना गूगल यूट्यूब, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? ठीक है, मैं आपको फंडामेंटल बताता हूँ। देखो, एक इमेजिन करो, मेरे पास एक न्यू कंसेप्ट है, ठीक है ना? बिजनेस कॉन्सेप्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल ओला। कभी आपने सोचा था, मतलब जब बचपन में थे, कि एक मोबाइल फ़ोन से आप है ना ऑटो बुक कर सकते हो, या तो स्विगी, जब चाहो, जब भूख लग रही है उससे आधा पौन घंटा पहला है ना, आप ऑर्डर दो और खाना आपके डोर स्टेप्स पे होगा, राइट? तो ये अच्छे कंसेप्ट है ना? तो ऐसा ही कोई तो भी मेरे पास एक बिज़नेस कॉन्सेप्ट है कम्प्लीटली न्यू, जो पहले नहीं था। ओके, तो मैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहता हूँ। अभी आज के डेट में कोई भी बिज़नेस हो, अगर आईटी नहीं है तो सक्सेस ऑफ अ बिज़नेस इज़ नेग्लिजिबल, चांसेस ही नहीं है। ओके, इमेजिन करो एक बैंक, आपको अगर बैंक में अकाउंट खोलना है, तो आप क्या सोचोगे कि कौन सी बैंक में अकाउंट खोलो? तो बैंक के फीचर्स देखोगे ना, क्या ऑफर कर रहे हो वो लोग, है ना? तो मैं तो पहले देखता हूँ कि मेरे को नेट बैंकिंग चाहिए, अच्छी एटीएम फैसिलिटी चाहिए, राइट? मेरे को जो टेक्निकल फैसिलिटीज़ होंगी, जैसे मोबाइल कंप्यूटिंग, ईज़ ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, और इंटीग्रेशन विद मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स, ऐसी चीज़ें चाहिए, और ऑफर्स वगैरह होने चाहिए सारे प्लेटफॉर्म्स पे। मैं ये सारी चीज़ें देखूंगा, और ये सब आईटी से रिलेटेड है ना? क्लियर? क्या आप ये देखोगे कि वो बैंक में जाके फॉर्म भरते कितना सिंपल है, कितना क्लियरली मेंशनड है? आज कौन करता है क्या ये सब काम? नहीं ना, है ना? हमारे सैलरीज डायरेक्टली ऑनलाइन ट्रांजैक्ट होते हैं, राइट? और मैं आपको अगर सच्ची बात बताऊँ, मैं अपने बैंक में पिछले 5 से 6 साल में गया ही नहीं। ओके, और हो गया मेरा काम यहाँ पे। चलो एनीवे, ये चल जाएगा हमारा। ओके, सो एनीवे, मेरे को कभी बैंक में जाके कोई ट्रांजैक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और एक तरह से मैं आपको बोलूँ ना, मैं हर चीज़ ऑनलाइन करता हूँ। ओके, अगर आज आपको कोई बोलता है जाके पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोलो, पोस्ट ऑफिस जैसी कोई बैंक वगैरह टाइप की चीज़ है, एक छोटी सी बैंक है, ठीक है, लिमिटेड बैंक है बहुत, वहाँ पे अकाउंट खोलो। अभी आप जाते हो, अकाउंट स्टार्ट करते हो वहाँ पे। ओके, अभी इस अकाउंट में आपने पैसे डिपॉजिट किए, अभी आपको विड्रॉ करना है, तो सोचो आपका अकाउंट खुला है पुणे में, आप दिल्ली में हो, आपको पैसे विड्रॉ करने हैं, और वहाँ पे वो बैंक में है ही नहीं, आईडी फैसिलिटी नहीं थी। वो लोग क्या बोलते हैं वहाँ के ब्रांच वाले, नहीं, जहाँ पे आपने डिपॉजिट किया उसी ब्रांच में जाओ, क्योंकि एक रजिस्टर में लिखा हुआ था कि आपके अकाउंट में कितनी अमाउंट है। समझ में आया ना प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है इसमें? ठीक है ना, कितना मैसिव सा प्रॉब्लम है। तो बेसिकली देखो, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो आपको है ना कोई कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है, ठीक है? सब में बड़ा जो एबिलिटी होती है ना, मोबिलिटी मिलती है आपको। आप कहीं पे भी हो, आप अपने रिसोर्सेज को, अपने स्टाफ को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है ना?
तो बेसिकली आईटी हर जगह रिक्वायर्ड है, तो मेरे को मेरे बिजनेस में आईटी चाहिए। मतलब मैं अपने बिजनेस की एक वेबसाइट बनाऊंगा, एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाऊंगा। और आज के डेट में सब में ज़्यादा बिजनेसेस है ना एंड्रॉयड एप्लीकेशंस पे चलते हैं। वेबसाइट, पता नहीं आप में से किसी ने ओला की वेबसाइट देखा है या स्विगी देखा है, लेकिन ओला का ऐप या स्विगी का ऐप यूज़ किया है, प्रॉबली यूज़ किया है, टेंस ऑफ टाइम्स यूज़ किया होगा, ठीक है ना। तो हम लोग उनकी वेबसाइट, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस है जिसको हम एक्चुअली यूज़ करते हैं रेगुलर बेसिस पे, लेकिन उसका वेब ब्राउज़र वर्जन यूज़ नहीं करते, ऐप वर्जन यूज़ करते हैं। तो मेरे भी बिज़नेस में मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे बिज़नेस में एक ऐप की ज़रूरत है, ठीक है, फॉर द सक्सेस ऑफ माई बिज़नेस। और मैं ऐप डिज़ाइन करवाता हूँ अपने इंजीनियर से। अपने इंजीनियर्स को बोलता हूँ अपने को वेबसाइट भी चाहिए, राइट। अभी एप्लीकेशन बना तो लिया, इसको एंड्रॉयड स्टोर पे रख दिया तो सब लोग डाउनलोड कर लेंगे, तो ये तो काम सस्ता है। लेकिन जब मैं वेबसाइट बनाता हूँ, ठीक है, वैसे ये ऐप कोई काम का नहीं है अगर आपने डेटाबेस और आपके सर्वर्स नहीं सेटअप किए। ये ऐप कनेक्ट किसको करेगा, सर्वर को कनेक्ट करेगा ना। ऑथेंटिकेशन वगैरह सारी चीज़ें करने के बाद वो आपके प्रोफाइल से आपकी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कहाँ से करेगा, या देखेगा कहाँ ऑर्डर के लिए कि कहाँ पे प्लेस करना है ऑर्डर, इन्वेंट्री कहाँ पे होंगी, डेटाबेस में होंगी ना पूरी। आपको सर्वर्स की ज़रूरत है। वैसे भी आपने एक एस्टिमेट लिया आईटी टीम से कि आपके बिजनेस के लिए यू नीड अराउंड लाइक मे बी 40 सर्वर्स, ठीक है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरे को अपने बिज़नेस के लिए एप्लीकेशन होस्ट करना है और एक वेबसाइट भी होस्ट करनी है। और ये वेबसाइट और एप्लीकेशन को पावर करने के लिए मुझे 40 सर्वर की ज़रूरत है। ओके, पहली चीज़, मैं बैंक से लोन कर सकता हूँ। मेरे पास बजट वो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं है। बैंक मुझे दे देंगे वो, जो मेरे को एक 80 लाख 60 लाख का लोन चाहिए ना, वो बैंक मेरे को दे देंगी। अभी लेट्स इमेजिन मैंने 60 लाख का एक एवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने खड़ा किया, ठीक है। तो मेरे पास 60 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है मेरे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में। ओके, जैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है तो इमीडिएटली मेरे बिजनेस को उतने कस्टमर्स नहीं होंगे ना। अभी मैंने एक एस्टिमेशन किया था कि हर दिन मेरे को है ना कम से कम 25,000 हिट मिलेंगे। वो हिसाब से मैंने 60 लाख का इंफ्रा स्टार्ट किया, राइट। लेकिन हर दिन मेरे को हिट नहीं मिल रहा है ना 25,000, मेरे को 4,000 3,000 हिट मिल रहा है। समझ में, मतलब मेरा एक्सपेक्टेड बिजनेस नहीं चल रहा उस लेवल के ऊपर। कुछ टाइम के बाद मैं देखता हूँ यार मेरा ऑपरेशनल कॉस्ट मेरे इनकम से, रेवेन्यू से बहुत ज़्यादा हो रहा है। बिजनेस चलाने में कोई फ़ायदा है? जो दिन मैं बिज़नेस बंद करता हूँ, मेरे कंपनी को ताला लगा देता हूँ, वो दिन ये 60 लाख के सर्वर क्या करूँगा मैं? कोई आएगा भंगार वाला, कोई स्क्रैप वाला, उसी को देने पड़ेंगे ना। और वो 60 लाख रुपए लिटरली 4 से 6 महीने में कन्वर्ट हुए इंटू 3 लाख 4 लाख रुपए, ठीक है ना। तो हार्डली वो लोग 3-4 लाख के ऊपर उसकी वैल्यू भी नहीं करेंगे। कोई बहुत अच्छी वैल्यू मिल गई आपको 8 से 10 लाख मिलेंगी बस, और कुछ नहीं, ठीक है। और सोचो ऑन दी अदर साइड, अगर आपका बिजनेस चल जाता है, आप तो उम्मीद कर रहे थे 25,000 हिट, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है कि आपको मार्केट से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, आपको 80,000 हिट मिल रहा है। तो आपने इंफ्रा प्रोविजन किया था 25,000 हिट के लिए, अब हिट कितने मिल रहे हैं आपको? 80,000 हिट। मतलब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इसको बेयर नहीं कर सकता। आपकी डिज़ाइन 25,000 हिट को सस्टेन करने के लिए थी, राइट। 4-5 हज़ार ऊपर नीचे हो गए तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ तो 80,000 हिट आ रहे हैं, 4 टाइम ज़्यादा हिट्स आ रहे हैं। अभी क्या करोगे ना, मतलब अपने सर्वर्स वगैरह बढ़ाने पड़ेंगे आपको, लेकिन वापस उसके लिए बजट कहाँ से लाओगे? प्रॉब्लम आया यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे लिए एक सोल्यूशन बनता है। क्लाउड कंप्यूटिंग को है ना ऐसे समझो, एक डायनामिकली स्केलिंग सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। इनिशियली आप देख रहे हो ना यार, मेरे बिजनेस में अगर सोचो ना, ट्रेडिशनल मार्केट में आप जाके सर्वर्स खरीद के लाते हो, ठीक है, 60,000 का इन्वेस्टमेंट किया, सर्वर्स खरीद के लेके आ गए। और अगर आप ये देखते हो कि आफ्टर परचेसिंग 60 lakhs वर्थ ऑफ सर्वर, ठीक है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो 25,000 हिट आपने एक एस्टिमेट लगाया था, उतने हिट नहीं मिल रहे आपके इंफ्रा को, सिर्फ 3 या 4 हज़ार हिट मिल रहे हैं। तो अभी आपके पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट। आप क्या वो दुकान वाले को बोल सकते हैं नहीं थोड़े सर्वर ले ले, मेरे को इतने की ज़रूरत नहीं है? वो लेने वाला है नहीं ना, राइट। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बेसिकली ट्रेडिशनली हम मार्केट में से जब चीज़ें परचेस करते हैं ना, तो वो परचेस कर दिए, वन डायरेक्शन ट्रांजैक्शन होता है। अगर वो चीज़ों की ज़रूरत नहीं, आप रिटर्न करने जाओगे, कोई रिटर्न नहीं लेने वाला आपसे, ठीक है ना, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे इन दिस केस कैसा होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग के केस में, अगर आपने क्लाउड में जाके 300 सर्वर सेटअप किए, जब ज़रूरत नहीं आप डिलीट करो ना, वो वर्चुअल मशीन से, फिजिकल मशीन नहीं है। आपके है ना इंफ्रास्ट्रक्चर के साइज़ को आप स्केल कर सकते हो विद द डिमांड।
अगर आपके पास डिमांड नहीं है तो क्यों रन करना है आपने 40 सर्वर? आप 4 सर्वर में भी काम कर सकते हो, और जैसे ही डिमांड बढ़ती है आप सर्वर बढ़ा सकते हो विद इन फ्यू मिनट्स या विद इन फ्यू आवर्स, ठीक है। इफ़ यू आर यूजिंग ऑटोमेशन, मिनटों में आपके लिए सर्वर्स बन जाएंगे, ठीक है। और अगर आप ऑटोमेशन नहीं यूज़ कर रहे हो तो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा, लेकिन कुछ घंटों में तो आप सर्वर बढ़ा दोगे। और जब ज़रूरत डिमांड नहीं है तो वो सर्वर्स ऑटोमेटिकली डिलीट भी होंगे। इसको बोलते हैं ऑटो स्केलिंग। ये सब में बड़ा फीचर है क्लाउड का। और सब में इंपॉर्टेंट बात ये है, क्लाउड में वो जो सर्वर है वो अमेजोन के पास रखे हुए हैं या तो फिर वो अजूर के पास है, माइक्रोसॉफ्ट के पास। समझ में आया ना? तो ये सर्वर आप खरीदते ही नहीं हो इन द फर्स्ट प्लेस, ये सर्वर्स अमेजोन प्रोवाइड कर रहा है। और उसमें भी एक बात बताता हूँ, अगर आप अपने कंपनी में सर्वर खरीदो, अच्छा ये आपके सामने जो कंप्यूटर्स रखे हुए HP के जो वर्क स्टेशन रखे हुए हैं, आपको क्या लगता है ये मतलब 7 वेंटर्स ने ब्रांड न्यू परचेस किया? क्या लगता है इसके बारे में? नहीं कुछ तो बताओ ना यार ऐसे। ब्रांड न्यू क्या सेकेंड हैंड होंगे? सेकेंड हैंड है ये सब। कोई इंस्टीट्यूट कभी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ब्रांड न्यू मशीन्स नहीं परचेस करता है। हम सब सेकेंड हैंड के लिए जाते हैं। ये सब सेकेंड हैंड मशीन है पूरे के पूरे। कैसे चलते हैं तुम लोग जब इसको यूज़ करते हो? मतलब इनका स्टार्ट टाइम, इनमें एप्लीकेशंस को रन करने का टाइम, मतलब इंफ्रा अच्छे से चलता है ना पूरा। तो जो कंपनी ने इनको खरीदी थी उन्होंने बेचा क्यों इसको? एक सादा सा क्वेश्चन है। जो कंपनी ने इनको खरीदा था HP से, उन्होंने बेचा क्यों होगा? नहीं, हर कंपनी में ना क्या होता है मालूम है कि एक चीज़ होती है, जब वो कोई इंफ्रा परचेस करते हैं, सर्वर्स, राउटर्स, ठीक है ना, तो ये लोग क्या करते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जब चीज़ें परचेस करते हैं तो इनको एक सपोर्ट मिलता है 2 साल 3 साल का। समझ में? ये HP वाले ने ना जब विप्रो वगैरह किसी को बेचा होगा ना ये कंप्यूटर्स, तो विप्रो को बोला होगा ये कंप्यूटर का सपोर्ट कितने दिन के लिए? 3 साल के लिए बस। आफ्टर 3 इयर्स क्या हम लोग सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करेंगे। 3 साल के बाद जब विप्रो को इसका सपोर्ट नहीं मिल रहा है HP से, तो विप्रो ने इसको बेच दिया, ब्रांड न्यू कंप्यूटर्स खरीदे। अभी सपोर्ट का मीनिंग क्या होता है? होगा तो उसका मेंटेन है ना, मतलब उसका अगर SMPS जल जाता है तो वो HP वाले लोग आएंगे रिप्लेस करके दे देंगे आपको। इसी को सपोर्ट बोलते हैं ना, 3 साल में। है ना, राइट। लेकिन हार्डवेयर सपोर्ट हम लोग इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहते, हमें सॉफ्टवेयर सपोर्ट चाहिए। इमेजिन करो, एक चीज़ इमेजिन करो, आप है ना अपनी कंपनी में फायरवॉल यूज़ कर रहे हो, ठीक है। एक सिस्को से आपने ASA फायरवॉल परचेज किया। अभी जब ये ASA फायरवॉल आपको सिस्को ने बेचा था ना, तो उन्होंने बोला था कि 3 साल की वारंटी इसकी। आप बोलते ठीक है 3 साल की वारंटी इज़ गुड फॉर मी। अभी आप यूज़ करते 3 साल हो गए, तो 3 साल के बाद क्या होगा उस फायरवॉल का? ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी? नहीं ना। मतलब जस्ट इमेजिन आपके हाथ में एक फास्ट ट्रैक की वॉच है, वारंटी कितनी आती है उसकी? 1 साल भर की आती है। 1 साल के बाद क्या वो बंद हो जाती है? वो कंटिन्यू चलती ना। लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है, 1 साल के बाद क्या होगा? नहीं, वो तो बंद पड़ गई, तो फिर आप क्या करोगे उसका? हाँ, रिपेयर करेंगे। लेकिन वो जब फास्ट ट्रैक की दुकान में जाओगे रिपेयरिंग के लिए, उन लोग नहीं करेंगे ना, आपको किसी और से करके लेना पड़ेगा। अगर वो लोग करेंगे तो वो लोग पैसे मांगेंगे, फिर उसके फ्री में तो नहीं करेंगे। सपोर्ट ड्यूरेशन में जो रिपेयरिंग या सर्विसिंग होंगी वो फ्री होती है। समझ में आया ना? तो वैसा इमेजिन करो ASA का फायरवॉल है मेरे कंपनी में, ठीक है। अभी वो फायरवॉल को सिस्को ने एक वारंटी दिया था और सपोर्ट दिया था 3 साल का। 3 साल होके गए, 4 साल 4.5 साल हुए। आज मेरे को समझ में आया कि उसके सॉफ्टवेयर में एक बग है, और ये बग बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है मेरे इंफ्रा के लिए, क्योंकि यहाँ से कोई रैंसमवेयर आके मेरे सिस्टम को करप्ट कर सकता है, मेरे डेटा को करप्ट कर सकता है। मैं जाऊँगा सिस्को के पास, सिस्को यार मेरे को ये सॉल्व करके दो, ये तुम्हारे फायरवॉल में बग है। तो वो पूछेगा पहले सपोर्ट कितना है तुम्हारा। मैं तो बोलूँगा सपोर्ट एक्सपायर हो गया। बोला कुछ सपोर्ट नहीं, कुछ रिपेयरिंग नहीं, जाओ। समझ में आया ना? मतलब अभी मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरे पूरे प्रोडक्शन के सर्वर्स अभी रिस्क पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बग है, और ये बग से कोई हैकर अटैकर क्या कर सकता है, वो एंटर हो सकता है मेरे नेटवर्क में। समझ में आया ना? अभी सोचो मेरे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर है मेरी कंपनी में, मैं उनको भी नहीं बोल सकता हूँ कि यार ये सॉफ्टवेयर के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको स्टिच करो, उसको मतलब पैच करो। नहीं कर सकते वो लोग, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर का लाइसेंस क्या है, क्लोज सोर्स है। मतलब इसके अंदर कोई भी चेंजेस करने के सॉफ्टवेयर में तो सिर्फ सिस्को कर सकता है, हम नहीं कर सकते हो। समझ में आया ना? ओपन सोर्स लाइसेंस में ना आपके सामने कोड क्लीन इन फ्रंट ऑफ यू होता है, आप जो चाहे वो करो कोड से। और ओपन सोर्स जो लिनक्स वगैरह होता है ना, सब लोग सोचते हैं लिनक्स फ्री है बिकॉज वो ओपन सोर्स है। नहीं, ऐसा नहीं है। लिनक्स भी पैसे लगते हैं आपको लिनक्स को यूज़ करने के। रेड हैट अगर आप बोलो फ्री है तो ऐसा नहीं है। रेड हैट का एक लेवल तक का रेड हैट फ्री है। अगर आपको रेड हैट के कुछ कस्टम टूल्स वगैरह यूज़ करने हैं ना,
तो उसके लिए पैसे लगेंगे। अगर मेरे को एनसिबल टार यूज़ करना है, जो रेड हैट का बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है, उसके लिए पैसे लगते हैं, सैटेलाइट के लिए पैसे लगते हैं, राइट। तो याद रखना, लाइनक्स जो बोलते हैं ओपन सोर्स का मतलब फ्री है, तो ओपन सोर्स मतलब फ्री नहीं होता है। क्लियर? ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई ना। तो सिस्को बोलेगा हमने रिपेयर करेंगे, आप नया फायरवॉल खरीदो, उसके अंदर ये बग या ये वल्नरेबिलिटी को फिक्स किया गया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नया फायरवॉल परचेज करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग रिस्क नहीं लेते। जब भी हमारे 3 साल कंप्लीट हुए इंफ्रा के, हम लोग क्या करते हैं, उस इंफ्रा को स्क्रैप कर देते हैं, क्योंकि वेंडर सपोर्ट नहीं करने वाला है, और हम ब्रांड न्यू इंफ्रा खरीदते हैं। अमेज़ॉन के सामने भी ये चैलेंज था। अमेज़ॉन अगर सर्वर्स HP से खरीदेगा ना, तो हर 3 साल में अमेज़ॉन को वो लाखों सर्वर निकाल के फेंकने पड़ेंगे और नए सर्वर खरीदने पड़ेंगे, और आप अपने वर्चुअल मशीन उन सर्वर के ऊपर बनाने वाले हो। ठीक है, तो अमेज़ॉन ने ये सोचा कि हम लोग क्यों सर्वर्स HP से खरीदें, क्यों ना हम खुद के बनाएं। अगर हम खुद के सर्वर्स, खुद के सॉफ्टवेयर्स बनाएंगे ना, तो हमारे लिए ये सस्ता पड़ेगा सब में पहला, लॉन्ग रन में। ठीक है, और दूसरी चीज़, इसमें मेंटेनेंस या अपग्रेडेशन जो भी करना है, हम अपनी मर्जी से जब चाहे तब कर सकते हैं। ठीक है, और आखिरी चीज़, इसको 3 साल में निकाल के फेंकने की भी ज़रूरत नहीं। आज ये कंप्यूटर अच्छे तो चल रहे हैं हमारे यहाँ पे, हमें सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, हमने इसके लिए सेकेंड हैंड परचेज़ किया। लेकिन अमेज़ॉन वो सोचेगा कि अगर हमें मेंटेनेंस करना हम खुद करेंगे, क्योंकि हमारे खुद के मैन्युफैक्चर्ड मशीन है। अमेज़ॉन ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, गूगल ने, फेसबुक ने अपने डेटा सेंटर्स में जो सर्वर रखे ना, इन्होंने खुद ने मैन्युफैक्चर किए। अभी जैसा कि अमेज़ॉन ने क्या किया, HP से, डेल से जो इंजीनियर्स थे ना वहाँ के, जो मदरबोर्ड के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन करते थे, सर्किट डिज़ाइन करते थे, इनको अच्छे पैकेजेस दे के अट्रैक्ट कर लिया, और अमेज़ॉन ने बोला हमारे लिए वो ब्लूप्रिंट बनाओ मदरबोर्ड का। तो ये इंजीनियर्स ने क्या किया, अमेज़ॉन के लिए ब्लूप्रिंट बनाया पूरा मदरबोर्ड का फ्रॉम स्क्रैच। और अमेज़ॉन ने ये मदरबोर्ड मैन्युफैक्चर करके लिया कहाँ से, बहुत सारे चाइनीज़ अच्छे वेंडर्स है, जैसा कि फॉक्सकॉन है। फॉक्सकॉन आपका आईफोन मैन्युफैक्चर करता है, एप्पल नहीं मैन्युफैक्चर करता, उसकी असेंबलिंग और पूरी मैन्युफैक्चरिंग फॉक्सकॉन के पास होती है चाइना में, राइट। तो फॉक्सकॉन था, फिर उसके बाद टियान था, ये अच्छे वेंडर्स हैं चाइनीज़ के। तो इनके पास से अमेज़ॉन ने क्या किया, अपने मदरबोर्ड्स को मैन्युफैक्चर किया, अपने सर्वर्स अलग अलग जगह पे मैन्युफैक्चर किए, राइट। तो पूरा की पूरा प्रोडक्ट है ना, अमेज़ॉन ने मैन्युफैक्चर करवा के लिया, उसको डिज़ाइन खुद ने किया, मैन्युफैक्चर किसी वेंडर से करा के लिया। ठीक है, बहुत रिगरस क्वालिटी टेस्ट वगैरह करके किया ये सब। अगर तुम और मैं, अगर अपने को एक हार्डवेयर चाहिए, तो अगर आप HP के पास या डेल के पास ना जाते हो, अगर खुद का हार्डवेयर अगर लिखेंगे, मतलब उसका भी कोड बनाना पड़ेगा आपको हार्डवेयर का, और इस कोड से, मतलब इस ब्लूप्रिंट से आपको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, तो हमारे लिए कितना महंगा जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो फेसबुक है या गूगल है या अमेज़ॉन है, इनका स्केल इतना बड़ा है, इनके पास रिक्वायरमेंट इतने सारे मशीन्स की है कि इनके लिए खुद की मशीन मैन्युफैक्चर करना सस्ता पड़ता है, ना कि मार्केट में जाके खरीदी हुई मशीन, रेडीमेड मशीन परचेज करना। ठीक है ना। तो बेसिकली ये लोगों ने इस तरीके से अपने मशीन बनाए, और ये थाउजेंड्स ऑफ मशीन्स के कलेक्शन को इन्होंने क्या किया, अपने डेटा सेंटर्स पे रखा। ठीक है, और इन डेटा सेंटर्स को आप रिमोटली कनेक्ट करते हो और अपनी मर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाते हो, और इन डेटा सेंटर्स में हाई स्पीड इंटरनेट, हाई स्पीड कनेक्टिविटी है। ठीक है, आप वर्चुअल मशीन्स बनाओ, उन वर्चुअल मशीन्स पे वेबसाइट होस्ट करो या डेटाबेस लॉन्च करो, आपकी मर्जी है, और आप अपना खुद का नेटवर्क बनाते हो, राइट। तो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, आप है ना रिसोर्सेज, हार्डवेयर रिसोर्सेज या इंफ्रास्ट्रक्चरल या प्लेटफॉर्म रिसोर्सेज आप किसी क्लाउड वेंडर से यूज़ करते हो, समझ में। सो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ बेनिफिशियल टू एवरीवन, समझ में है ना। अभी अगर क्लाउड की बात करूँ ना मैं, तो सोचो मेरे को एक डेटा सेंटर सेटअप करना है, ठीक है, या तो मेरे को लाइक पहले की जैसा है ना, एक 50 सर्वर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना है, 50 सर्वर का। ठीक है, तो 50 सर्वर मेरे को अगर इंफ्रा सेटअप करना है, तो आपको सब में पहला क्या करना पड़ेगा, सब में पहला एक जगह की तैयारी करनी पड़ेगी। एक रूम, जैसे कि ये एक रूम है, राइट, तो इस रूम में 50-100 सर्वर आराम से बैठ सकते हैं। ठीक है ना। तो एक रूम आपको सेटअप करना पड़ेगा। इस रूम में इलेक्ट्रिसिटी, वेंटिलेशन, जो भी कूलिंग वगैरह है वो सब करनी पड़ेंगी, समझ में। तो इलेक्ट्रिकल क्लोजेट वगैरह का सब सेटअप हो गया, तब मैं 40 सर्वर्स लाऊंगा, यहाँ पे रखूँगा। तो मतलब ये एक रूम का रेंट होगा उसमें इंक्लूड, या तो फिर जो रूम का प्राइस है, जो यूजेज प्राइस है, वो इंक्लूड होगा। ये कूलिंग होंगी, एयर कंडीशनिंग वगैरह वो इंक्लूड होंगी। ठीक है, बैकअप भी रहेगा ना यहाँ पे, अगर आपकी लाइट चली गई, मेन डिस्ट्रीब्यूशन अगर क्रैश हो जाता है, तो आपको बैकअप चाहिए। अभी 40 सर्वर को आप UPS पे तो नहीं चला सकते हो, या इन्वर्टर पे नहीं चला सकते हो, राइट। तो इन्वर्टर चाहिए आपको, एक 10 से 20 मिनट तक का पावर कर सके 40 सर्वर को, इतना कम से कम इन्वर्टर चाहिए। लेकिन इस इन्वर्टर के ऊपर आप इंफ्रा को 10-20 मिनट नहीं चलाओगे, आप क्या करने वाले हो, आप जनरेटर रखने वाले हो, डीजल जनरेटर। ठीक है, तो डीजल जनरेटर, इन्वर्टर बैकअप के लिए होंगे। जैसे लाइट गई ना, तो आपका इंफ्रा किसके ऊपर रन होता है, इन्वर्टर के ऊपर, और कुछ मिनटों में आपका डीजल जनरेटर स्टार्ट हो सकता है। ठीक है ना, राइट।
तो बेसिकली इस तरीके से आप इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी करोगे। फिर उसके बाद 40 सर्वर खरीद के लाओगे, वो हमें कनेक्ट करने हैं और उसको स्टार्ट करना है, रन करना है। ठीक है, अब एक बात बताओ, आपके कंपनी का मॉडल ऐसा है कि आपको दिन में पूरे सर्वर्स रन करने हैं, लेकिन रात में अगर सारे सर्वर शट डाउन भी हो जाए तो चल जाएगा। अब एक बात बताओ, रात के 1 बजे कौन स्विगी यूज़ करता है? ठीक है ना, और सुबह के 7 बजे किसको स्विगी चाहिए? नहीं ना। तो स्विगी वालों ने अगर रात के 11-12 बजे से अपने सर्वर्स बंद कर दिए और सुबह वापस से 7-8 बजे स्टार्ट किए, ऐसा नहीं लगता परवड़ेगा उनको? चल जाएगा ना, है ना। स्विगी को यूज़ करना लोग स्टार्ट करते हैं 10-11 बजे के बाद से, है ना। तो बेसिकली स्विगी का मॉडल ऐसा है कि रात के 12 बजे वो लोग बंद कर सकते हैं अपने सर्वर्स और सुबह 8 बजे चालू कर सकते हैं। तो सोचो स्विगी ने जिस कंपनी से सर्वर खरीदे, HP से या डेल से, है ना, तो स्विगी अगर उनको जाके बोले कि यार हमें ना ये सर्वर्स को सुबह के 10 बजे से रात के 12 बजे तक का रन करना है, हमारे सर्वर्स रात के 12 से सुबह के 8-10 बजे तक का है ना बंद ही रहने वाले, तो कितना डिस्काउंट मिलेगा? तो HP डिस्काउंट देंगे उनको? HP बोलेंगे यार तुम बंद रखो या चालू रखो, हमें क्या लेना देना उससे, ये सर्वर्स खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो छोड़ दो, राइट। लेकिन अमेज़ॉन में अगर आप अपने वर्चुअल मशीन को बंद करते हो तो अमेज़ॉन को आप यूज़ कर रहे हो? नहीं, उसके पैसे नहीं लगने वाले आपको, वो लोग घंटे से गिनेंगे, राइट। अगर आप 10 घंटे के लिए अपने सर्वर को चालू करते हो तो 10 घंटे के पैसे देने। अगर आप 3 घंटे दिन में रन करते हो, 3 घंटे के पैसे दो। 1 घंटा रन किया, 1 घंटे के पैसे दो, ठीक है। 10 मिनट रन किया तो भी 1 घंटे के पैसे दो, समझ में? तो अमेज़ॉन का प्राइसिंग मॉडल जो है ना, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज का, वो कैसा है? आर्ली बेस्ड है, ठीक है। और वो प्राइसेस भी हमारे इंफ्रा से कम है। अभी ना तो हमें एक रूम की ज़रूरत है, अमेज़ॉन के पास वहाँ डेटा सेंटर है, ठीक है, हज़ारों सर्वर है उनके पास, लाखों सर्वर है लिटरली, ठीक है। तो उनके पास डेटा सेंटर है, हमारे कोई रूम के रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। सर्वर्स उन्होंने खरीदे, आपको फिजिकल सर्वर्स में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेटवर्किंग, स्विचेस वगैरह जो है, केबलिंग वगैरह अमेज़ॉन ने कर लिया है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की तैयारी और बैकअप वगैरह सब इम्प्लीमेंट कर दिया, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ वर्चुअल मशीन बनाओ और यूज़ करना स्टार्ट करो। सोचो आप कितने पैसे बचाओगे अपनी कंपनी के। अगर बड़ी डेटा सेंटर फैसिलिटी है, लिटरली हर महीना लाखों में बचा सकते हो। और वो उसमें भी मॉडल इतना बेनिफिशियल है कि जितने घंटों के लिए आप यूज़ कर रहे हो ना इंफ्रा, उतने घंटों के ही पैसे दो। और इसमें भी ऐसा है, इलास्टिसिटी भी है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में, अगर आपका बिजनेस छोटा है तो इंफ्रा छोटा रखो ना, क्योंकि ज़्यादा यूजर्स नहीं है आपके, क्यों 40 सर्वर के साइज़ का इंफ्रा लेना है? सिर्फ 4 सर्वर लेके स्टार्ट करो, जैसे ज़रूरत पड़ती है स्केल अप या स्केल डाउन करो ना इंफ्रा को, तो स्केलेबिलिटी मिलती है ना आपको, आपकी चॉइस के मुताबिक वो स्केल कर सकते हो, समझ में? याद है एक टाइम होता था फ्लिपकार्ट हमेशा क्रैश होता था बिग बिलियन डे के टाइम पे, 5 मिनट के अंदर अगले दिन न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती थी, फ्लिपकार्ट 5 सेकंड में क्रैश हुआ, राइट। क्यों होता था क्रैश हुआ? क्योंकि फ्लिपकार्ट ने क्या किया था, इन्वेस्टमेंट किया था इंफ्रास्ट्रक्चर में, होपिंग फॉर लेट्स से 40 मिलियन हिट्स, चल समझ में है ना। और रोज़ के उनके कितने थे? 4 मिलियन हिट ही थे। तो जनरल डे को, रेगुलर डे को फ्लिपकार्ट को कितने हिट मिलते थे? 4 मिलियन हिट। फ्लिपकार्ट ने फिर भी अपने इंफ्रा को 40 मिलियन हिट के हिसाब से प्रोविज़न किया था, समझ में? जस्ट हम लोग एक एस्टिमेटेड नंबर बता रहे हैं। लेकिन जो दिन बिग बिलियन डे से सेल चालू हुआ ना, उनको 400 मिलियन हिट्स मिले। सोचो ऐसा, ठीक है। तो 40 मिलियन हिट को सस्टेन करने वाला इंफ्रा 400 मिलियन हिट को ये सस्टेन कर सकता है? नहीं ना। फ्लिपकार्ट ने क्या किया? माइक्रोसॉफ्ट अजूर को यूज़ किया। माइक्रोसॉफ्ट अजूर क्या करता है? फ्लिपकार्ट को बोलता है सैम्पल मशीन्स बना के रखो। हम क्या करते हैं यहाँ पे क्लाउड में जाके सैम्पल मशीन्स बना देते हैं, जिसको हम टेम्पलेट बोलते हैं, ठीक है। जब ज़रूरत पड़ी ना, ये सैम्पल से हज़ारों सर्वर विद इन फ्यू सेकेंड्स है ना प्रोविजन हो सकते हैं। और जैसे ही लोड कम हो गया ना, वो पूरे 1000 के 1000 सर्वर ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाते हैं। और जितने मिनटों के लिए, जितने घंटों के लिए आपने वो सर्वर्स यूज़ किए, उतने के ही पैसे दो। तो अभी आपको ऑन प्रेमाइसेस एक्सटेंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, समझ में है ना। सो बेसिकली ये जो मॉडल है क्लाउड कंप्यूटिंग का, ये एक न्यू वे ऑफ कंप्यूटिंग है, ठीक है। अगर आपको एप्लीकेशंस रन करना है, डेटाबेस को होस्ट करना है, वेबसाइट्स को होस्ट करना है, लॉन्च करना है, तो बेसिकली इससे बेहतर मॉडल नहीं है। ये जो आपके अराउंड जो बिजनेसेस दिख रहे हैं ना, राइट, या तो जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है, ये सोच भी नहीं सकते थे, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते इन सब चीज़ों के राइज के बारे में अगर क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं हो तो। एक बात बताओ, स्विगी आप कितने साल से यूज़ कर रहे हो? स्कूल में कितने लोगों ने स्विगी यूज़ किया था? नहीं यूज़ किया था। ओला यूज़ किया था? उबेर? नहीं, स्कूल में जब अपन नहीं क्या 2004-2005 में स्कूल जाते थे, कभी नहीं क्या स्कूल की बस नहीं आई तो अपन ने ओला से कैब बुक किया, ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं ना। ये कब से यूज़ करना स्टार्ट किया हमने? 2-3 साल से ना। और ये क्यों पॉसिबल हुए ये सब बिजनेसेस? अच्छा, अर्बन क्लैप वगैरह पता है ना?
नहीं क्या, वो हम लोग कारपेंटर बुलाते हैं, या कोई मतलब प्लम्बर की ज़रूरत है आपको, या फ्रिज रिपेयर करने वाले की ज़रूरत है, तो अर्बन क्लैब से हम लोग बुला सकते हैं। ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ना, ये सारे बिजनेसेस, सवाल ही नहीं उठता, ये चालू भी हो रहे थे, ठीक है। जो हमारे अराउंड इतने सारे बिजनेसेस है, थाउजेंड्स ऑफ बिजनेसेस है, और जो थाउजेंड्स ऑफ वेज ऑफ कम्युनिकेशन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से आप एक दुकान में जाते हो, आप कोई चीज़ परचेस करते हो, लेकिन अभी आपके वॉलेट में पैसे नहीं है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, गूगल पे वगैरह कुछ भी कर सकते हो, डायरेक्ट अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजैक्शन, एंड टू एंड ट्रांजैक्शन, राइट, ठीक है ना। ये सब आपने स्कूल में कभी किया था, फीस भी भरा था गूगल पे से, नहीं ना। तो बेसिकली ये सारे जो तरीके हैं, जो नए तरीके हैं ट्रांजैक्शंस के, ठीक है, नए तरीके हैं सोशलाइजेशन के। जैसे फेसबुक, स्कूल में थे कितने लोगों के फेसबुक फ्रेंड्स थे स्कूल में? 2004 2005 कॉलेज में थे अपन वो टाइम पे, कॉलेज में 2012 में तो फेसबुक लॉन्च हुआ था, अपन वो टाइम कॉलेज में थे, या तो फिर 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम दिए थे। अच्छा, बहुत छोटे हो मतलब। नहीं, लेकिन समझ में आ रहा है ना चीज़ें। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ना, क्लाउड कंप्यूटिंग के बिगर पॉसिबल नहीं थी। क्लाउड कंप्यूटिंग का जो इंसेप्शन है, स्टार्ट हुआ, सब में पहला क्लाउड प्लेटफॉर्म मार्केट में अमेज़ॉन वेब सर्विसेज, ठीक है। अमेज़ॉन वेब सर्विसेज आपको अपने बिजनेस के लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन करने की एबिलिटी देता है। आप अगर सोच रहे हो कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, और अगर आप ये सोच के डर रहे हो कि आईटी इंफ्रा में, ठीक है, मेरे को बहुत हेवीली इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और अगर मेरा बिजनेस फेल हो गया तो ये आईटी में इन्वेस्टेड पैसा पूरा डूब जाएगा, तो आप गलत हो, राइट। क्लाउड कंप्यूटिंग में वो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको ऑन डिमांड मिलता है, और अप टू द स्केल जो आप यूज़ करना चाहते हो उस स्केल पे मिलता है। अगर आप फ्लिपकार्ट के जैसी वेबसाइट हो जो बिलियंस ऑफ यूजर्स आ रहे हैं, ठीक है, या तो आप नेटफ्लिक्स जैसा प्लेटफॉर्म से, नेटफ्लिक्स पता है ना, कितने लोग जानते हैं नेटफ्लिक्स के बारे में, क्या रहता है नेटफ्लिक्स? सेक्रेड गेम से नेटफ्लिक्स पे, राइट, है ना। ओके। सीरीज वगैरह है ना, बहुत सारे वीडियोस वगैरह है इंडिया में आज अभी इस पॉइंट इन टाइम पे नेटफ्लिक्स कितने लोग व्यू करते होंगे? परचेस करना नहीं, परचेस वही ना, कितने लोगों के पास है घरों पे अपने टेलीविजन पे या मोबाइल के ऊपर परचेस सब्सक्रिप्शन, जो अभी वो लोग बैठ के देख रहे हैं। नहीं, 50% नहीं, 10% इंडियंस के पास होंगे, ठीक है ना, वो भी हार्डली सिटी में रहने वाले 10% के पास। अमेजन का भी है ना, प्राइम पे। अमेजॉन प्राइम है, हम नेटफ्लिक्स की बात करते पहले, ठीक है ना, क्योंकि नेटफ्लिक्स ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आपको कोई भी ऑनलाइन अगर जो ये मीडिया प्लेटफॉर्म है, 50% समझो कॉलेज स्टूडेंट्स, राइट। तो इमेजिन करो अभी आपको है ना नेटफ्लिक्स, सोचो अभी अगले हफ्ते में छुट्टी का टाइम आ रहा है, संडे के दिन शाम में कितने लोग नेटफ्लिक्स पे होंगे? दिवाली के टाइम पे रात में नेटफ्लिक्स पे, या तो फिर अगले दिन सुबह में मंडे को कितने लोग होंगे नेटफ्लिक्स पे? लिटरली लाखों लोग रहेंगे, है ना, कई सारे मिलियंस, हाँ, डेली यूजर से ज़्यादा रहेंगे, है ना। और ये बात सोचो कि नेटफ्लिक्स के पास अपना खुद का एक सर्वर नहीं है। ऑन दी अदर साइड नेटफ्लिक्स के पास खुद का एक भी सर्वर नहीं है, उनका पूरा डेटा अमेजोन के अंदर है, समझ में आया ना, उनका पूरा डेटा अमेजोन वेब सर्विसेज के अंदर है, ठीक है। हॉटस्टार के पास भी कौन सा खुद का सर्वर है, कौन से खुद के सिस्टम्स है? हॉटस्टार भी किसी ना किसी प्लेटफॉर्म एज्योर वगैरह को यूज़ कर रहा है, समझ में आया ना। ये जो बिजनेसेस है, जो न्यू मेथड्स ऑफ एंटरटेनमेंट, या तो न्यू मेथड्स ऑफ कोलैबोरेशन, जो न्यू मेथड्स ऑफ मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें जो डेवलप हुई ना, दिस वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल विदाउट क्लाउड कंप्यूटिंग। अमेजोन का पता है 2017 में फरवरी के महीने में कुछ तो भी हुआ था, उनका एक डेटा सेंटर, दो एक्चुअली डेटा सेंटर, ओरेगॉन का और वर्जीनिया का, ये दो डेटा सेंटर अमेजोन के फेल हुए थे। तुमको पता है उस टाइम इम्पैक्ट कितना हुआ था? एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया के 7% का इंटरनेट डाउन था, 7%, 7%, सिर्फ अमेजोन के दो डेटा सेंटर फेल हुए थे, ठीक है। रेडिट वगैरह, नेटफ्लिक्स वगैरह उस टाइम पे पूरे की पूरे वहाँ पे उस रीजन में सब डाउन था वो, ठीक है। तो आप इमेजिन करो अमेजोन की दो फैसिलिटी, सिर्फ आईटी फैसिलिटीज़ डाउन होने की वजह से 7% ऑफ इंटरनेट डाउन था। आप सोचो इंटरनेट पे एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम कितनी ट्रैफिक होती है, यूट्यूब है, गूगल है, वॉइस ओवर आईपी कम्युनिकेशन है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, कितना सारी चीज़ है, और अमेजोन के दो डेटा सेंटर फेल हुए तो 7%, कितना मैसिव पार्ट है इंटरनेट का, ओके। अगर सोचो आपके पास 1% ऑफ इंटरनेट की ट्रैफिक है तो आप कितने बड़े हो, समझ में है ना। अमेजोन के पास बहुत मैसिव पोर्शन ऑफ इंटरनेट है। चलो ठीक है, मैं अभी आपको अमेजोन के कंसोल का इंट्रोडक्शन देता हूँ, राइट।
अभी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम यहाँ पे एक नेटवर्क बनाएंगे. So basically let's say this is going to be the network in Amazon that we are going to do, and in this network I want to show you how to create a virtual machine in Amazon. So here I'll be creating a virtual machine. So this is my objective. Okay, just 1 second, I'll connect to the television, cast, desktop. So basically see, this is my objective. This blue color thing is my network and this purple color thing is the virtual machine which I want to create. ठीक है, तो first of all I need to log in into Amazon for this. I'm doing is AWS console. Okay, so here we have Amazon management console, sign into the console, and here I have my office account which I am going to use to sign into my console, and here is our credentials. So this is Amazon's management console, right? And here you have all the regions available to use. So these are the maximum and all the regions available in Amazon, and you can use any of this region. For example, today I'm going to create a network in Ohio, okay, in this region. Okay, this is in US. India में you have Mumbai region, China में you have Hong Kong. These 4 regions belong to US. हाँ, दिख रहा है US, 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 US. You have one region in Canada as well, Central. This is Canadian region. ठीक है. You have Tokyo in Japan. You have Sydney in Australia. In Asia you have these 3 regions: Singapore, Seoul, and Mumbai, as well as Hong Kong. 4 regions in Asia. ठीक है. So basically these are the regions. Europe में भी है. You have Frankfurt, you have Ireland, London, Paris. ठीक है, Stockholm. तो ये अलग अलग regions है. हम इसमें से ना सब में पहला ओहायो रीजन पे जाएंगे और यहाँ पे जाके हम नेटवर्क बनाएंगे. तो आई स्विच टू माई रीजन. तो ये नॉर्थ वर्जीनिया जो दिख रहा था ना, इट विल नाउ चेंज टू ओहायो. ठीक है. वंस आई एम इन दिस रीजन, आई नीड टू क्रिएट अ नेटवर्क ओवर हियर. A network in Amazon is called virtual private cloud. ठीक है. If you jump down, these are the various services to do different things. For example, EC2, this is a service like VMware Workstation. Here you can create virtual machine. ठीक है. You have all the other services, like you want to run a script, you have Lambda. ठीक है. You want to host a website, you have Elastic Beanstalk. ठीक है. You want to store your data, you have S3. You want to host a shared folder, you have Elastic File System. ठीक है. Then you want to take backup of your on-premises infrastructure, you have Glacier, S3 Glacier. Okay. Then you want to host database, RDS. मतलब दिख रहा है क्या क्या इसके अंदर. From everything, like you have media services where you can go and convert your media from one form to another. कोलाज क्रिएट करना है, कुछ भी क्रिएट करना है, मैनेज करना है और मॉनिटर करना है. यहाँ पे मैनेज एंड गवर्नेंस है, मॉनिटरिंग वगैरह सब कुछ है, ऑडिटिंग, मशीन लर्निंग है यहाँ पे. इफ़ यू वांट मशीन लर्निंग टूल्स, रेडीमेड टूल्स मिल जाते हैं. आप ये टूल्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं आपके बिजनेस के लिए. यू हैव अ मशीन लर्निंग सोल्यूशन. ठीक है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनालिटिक्स, हर चीज़ है यहाँ पे. ठीक है. इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मोबाइल कंप्यूटिंग, गेम डेवलपमेंट, राइट. Everything you want, something you can get over here. I want to create a network. तो networking and content delivery is here called VPC. जितने सर्विसेज Amazon आपको ऑफर करता है ना, हार्डली कोई दूसरा प्लेटफॉर्म आपको ऑफर करता है. Amazon के पास 40 ऐसे सर्विसेज हैं जो बहुत हैवीली यूज्ड है और दूसरे कोई प्लेटफॉर्म में इनका कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन भी नहीं है. ठीक है. Hence Amazon is the largest provider in the market with more than 165 services and 40 unique services which is present with no other platform, and these are heavily used services with Amazon. Okay, so I'm jumping into networking and content delivery where I'm showing you how to set up a VPC, virtual private cloud. ठीक है. So here, like this is not something like Cisco Packet Tracer जहाँ पे आप routers drag and drop करोगे, अपना नेटवर्क यहाँ पे बनाओगे. वो routers वगैरह सब है उनके पास. आप सिर्फ Amazon को ऑर्डर प्लेस करोगे. मैं बोल रहा हूँ Amazon को, आई एम गोइंग टू योर VPC ऑप्शन. Amazon में कोई ये डिफ़ॉल्ट VPC प्रोवाइड करता है, राइट. मैं Amazon को एक क्रिएट VPC का ऑर्डर दे रहा हूँ यहाँ पे. दिस इज़ माई ऑर्डर टू Amazon टू क्रिएट समथिंग कॉल्ड VPC1. ओके, एंड द नेटवर्क ऑन VPC1 इज सपोज टू बी 10.1.0.0/16. दिस इज़ गोइंग टू बी माई नेटवर्क. 10.1 मेरा नेटवर्क है, 0.0 लास्ट के 2 ऑक्टेट होस्ट एड्रेस है. ठीक है. आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ IP वर्जन 6. And the tenancy option in Amazon VPC is going to be default. तो default tenancy 2 ऑप्शन होते हैं, डेडिकेटेड, डिफॉल्ट. तो डोंट बी वरीड, हम डिफॉल्ट ही ऑप्शन लेके कंटिन्यू करेंगे. क्लिक क्रिएट
एंड जस्ट माई VPC इज़ क्रिएटेड. तो यू कैन सी अमेज़ॉन ने समझ लिया, अच्छा ठीक है तुम्हें एक नेटवर्क बनाना है जिसका नाम VPC1 होगा और ये एड्रेस होगा उसमें, राइट. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, इस नेटवर्क में मुझे 2 सबनेट बनाने हैं. तो आई कैन जंप इनटू सबनेट्स एंड हियर आई कैन ऑप्ट फॉर 2 सबनेट्स, राइट. क्रिएट सबनेट. तो हियर आई विल कॉल माई फर्स्ट सबनेट S1 इन दिस VPC1. ठीक है. अवेलेबिलिटी जोन प्रेफरेंस आई एम गोइंग टू से कि आई वांट AZ2A. अभी अवेलेबिलिटी जोन का मीनिंग क्या होता है, देखो इमेजिन करो अमेज़ॉन का जो रीजन हम यूज़ कर रहे हैं ये वो रीजन है ओहायो, ठीक है ना. सो लेट्स से कि दिस इज़ माय ओहायो रीजन. तो अमेज़ॉन का ये डेटा सेंटर है ओहायो रीजन में. इस डेटा सेंटर के अमेज़ॉन ने क्या किए, 3 पीसेस किए, राइट. ये पहला पीस है, ये दूसरा पीस है और ये तीसरा पीस है, राइट. क्लियर. इसको अवेलेबिलिटी जोन ए बोलेंगे हम लोग. सो दिस इज़ माई अवेलेबिलिटी जोन ए, दिस इज़ माई अवेलेबिलिटी जोन बी एंड दिस इज़ माई अवेलेबिलिटी जोन सी, राइट. अवेलेबिलिटी जोन को जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है ना वो एक अलग कंपनी से मिल रही है. जैसे कि हमारे यहाँ कोई टाटा है या फिर रिलायंस है या महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी है, तो अवेलेबिलिटी जोन ए में टाटा की इलेक्ट्रिसिटी है, बी में टाटा की नहीं, यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी, राइट. लेकिन इतना है कि ये रीजन हमारे पूना मुंबई में नहीं है, ये ओहायो है. तो वहाँ पे अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपनीज है. तो जो कंपनी अवेलेबिलिटी जोन ए को पावर कर रही है ना वो कंपनी बी को नहीं कर रही है, बी को तो कोई दूसरी कंपनी कर रही है और सी को भी पावर कोई तीसरी कंपनी कर रही है, ठीक है. तो इन दोनों को इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग कंपनी से मिल रही है. अवेलेबिलिटी जोन ए में जो नेटवर्क अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो नेटवर्क अवेलेबल है वो अपना कम्प्लीटली एक इंडिविजुअल नेटवर्क है, समझ में, कंपेयर टू द नेटवर्क ओवर ईयर. अगर ये नेटवर्क फेल हो जाता है तो अवेलेबिलिटी जोन बी या सी का नेटवर्क फेल नहीं होगा, समझ में है ना. जो यहाँ पे स्टोरेज है कम्प्लीटली अपने इंडिपेंडेंट स्टोरेज है. अगर ये स्टोरेज में कुछ क्रैश हो जाता है, कोई बग, कोई एरर आ जाता है तो यहाँ पे या यहाँ पे नहीं होगा एरर, ठीक है. तो अगर आप एक वर्चुअल मशीन लॉन्च करने वाले हो इस नेटवर्क के ऊपर तो उसका क्लोन यहाँ पे लॉन्च करो, मतलब उसकी क्लस्टर्ड मशीन लोड बैलेंसिंग के लिए. अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर फेल भी हो जाता है, जैसा हम लोग ऑन प्रेमाइसिस करते ही है, अगर ये रीजन फेल भी हो जाता है ये अवेलेबिलिटी जोन, तब भी यहाँ से आपका रिसोर्स कंटिन्यूसली डिलीवर हो सकता है, समझ में है ना. तो एक ही रीजन में 3 अलग अलग डेटा सेंटर्स हैं उनके, जिनको इलेक्ट्रिसिटी, कूलिंग, नेटवर्क, स्टोरेज, हर एट्रीब्यूट उनके पास अपने अपने अलग अलग कनेक्टेड है. क्लियर, समझ में है ना. सो बेसिकली वही हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे. हम जो सबनेट बना रहे हैं ना S1 या अवेलेबिलिटी जोन 2A में बना रहे हैं और यहाँ पे जो नेटवर्क होगा वो होगा 10.1.1.0/24. अब ये नेटवर्क छोटा है, 24 टेल्स में कि 1 ऑक्टेट होस्ट है, 16 क्या बोल रहा था 2 ऑक्टेट होस्ट है. 1 ऑक्टेट में 8 बिट है ना, ठीक है ना. यहाँ पे सिर्फ 8 बिट बचे हुए, 24 बिट नेटवर्क है ये वाले और बचे हुए 8 बिट जो है लास्ट का ऑक्टेट होस्ट है 32 बिट के एड्रेस में से, राइट. क्लिक क्रिएट. तो ये पहला वाला नेटवर्क S1 वाला सबनेट मेरा बन गया. तो यहाँ S1 दिख रहा है, S1 is created in the VPC called VPC1. तो I can just stretch this और यहाँ दिख रहा है VPC1 के अंदर ये बना है. और एक मैं सबनेट बना रहा हूँ S2, S2, ठीक है. और यहाँ एक VPC मैं बनाऊँगा, यूज़ करूँगा VPC1. अवेलेबिलिटी जोन B में बनाना है मेरे को और यहाँ पे 10.1.2.0/24 बन गया. ये भी VPC है ना. तो एक VPC के अंदर 2 सबनेट्स मेरे बन गए. अभी यहाँ पे मेरे को इस VPC के अंदर एक राउटर चाहिए ताकि मैं इंटरनेट को एक्सेस कर सकूँ. तो यहाँ पे इंटरनेट गेटवे है, इंटरनेट गेटवे में जाना है, क्रिएट इंटरनेट गेटवे और इसको जो भी नाम देना है माय डिफ़ॉल्ट गेटवे, समझ में है ना. तो दिस इज़ माय डिफ़ॉल्ट गेटवे और क्रिएट हो गया मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे. क्लोज. तो आ गया डिफ़ॉल्ट गेटवे. फिलहाल डिफ़ॉल्ट गेटवे अटैच नहीं है कहीं पे, आप इसको सेलेक्ट करना है, एक्शंस में जाना है आपको, अटैच टू VPC, राइट. और एक VPC सेलेक्ट करना है आपको VPC1 जैसे कि, एंड देन अटैच. तो बेसिकली दिस गॉट अटैच्ड इनटू माय VPC1. क्लियर. एंड फाइनली राउटिंग टेबल कॉन्फ़िगर करना है. आई जंप इनटू माय राउटिंग टेबल. देयर इज़ अ राउटिंग टेबल ऑटोमेटिकली क्रिएटेड फॉर VPC1. एक मिनट. Here is the routing table created for VPC1. Here I had to go. ये routing table VPC1 के लिए बना है.
लेकिन प्रॉब्लम ये है इस राउटिंग टेबल में रूट्स में अगर मैं जाऊँ ना तो एक ही नेटवर्क है अपना खुद का VPC वाला नेटवर्क, एडिट रूट और मैं ऐड नेटवर्क करूँगा, ठीक है। यार आई पुट 0.0.0.0/0, राइट। और टारगेट क्या है हमारा, इंटरनेट गेटवे। मतलब अगर मेरे को इंटरनेट पे जाना है, ये कैंडिडेट डिफ़ॉल्ट इंटरनेट को रिप्रेजेंट करता है 0000, और अगर ये इंटरनेट के डायरेक्शन में जाना है तो मेरे को इंटरनेट गेटवे के थ्रू जाना है, और डिफ़ॉल्ट गेटवे मेरा इंटरनेट गेटवे, ठीक है। सेव रूट, डन। तो मेरा नेटवर्क रेडी है, VPC1 रेडी है, VPC1 में राउटर है, इंटरनेट डिफ़ॉल्ट गेटवे मेरा, ठीक है। और यहाँ राउटिंग भी मैंने कर दिया, स्टैटिक राउटिंग कर लिया। यहाँ दिख रहा है आपको इंटरनेट कहाँ पे है, इंटरनेट गेटवे से कनेक्टेड है और वो एक्टिव है सब कुछ। तो अभी हम लोग नेटवर्क में एक वर्चुअल मशीन लॉन्च करने के लिए तैयार है। आई विल जंप इनटू सर्विसेज, ठीक है। आई विल गो इनटू EC2 इन अ न्यू टैब। तो अगर नेटवर्क मैंने ओहायो रीजन में क्रिएट किया है ना, तो मशीन भी मेरी ओहायो में ही होनी चाहिए, ठीक है। अगर वाईफाई तुम्हारे घर पे है सेटअप और यहाँ पे तुम अपने मोबाइल को अपने घर के वाईफाई से कनेक्ट करने वाले होगा कनेक्ट, आपको कहाँ जाना पड़ेगा, घर पे, राइट ना। सेम यहाँ पे भी है। अगर आपका नेटवर्क ओहायो रीजन में है और वर्जीनिया में जाके वर्चुअल मशीन जो है उसको कनेक्ट करना है, ओहायो नहीं चलता है। आपकी मशीन भी ओहायो में ही होनी चाहिए अगर नेटवर्क ओहायो में है, ठीक है। एनीवे, मैं EC2 में जा रहा हूँ और यहाँ पे इंस्टेंस नाम का ऑप्शन है। इंस्टेंस का मीनिंग यहाँ पे वर्चुअल मशीन है, ठीक है। तो आई एम जस्ट जंपिंग ऑन टू इंस्टेंस। हियर आई हैव द ऑप्शन ऑफ लॉन्च इंस्टेंस, and here we are going to launch a Windows instance. I'll scroll down for Server 2008. Server 2008 पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, छोटा है और फास्ट है, इसके लिए मैं Server 2008 पे जा रहा हूँ, ठीक है। Select this. Now what instance I want to create is T2 micro instance. This instance is free for 1 year, ठीक है, and you will get 1 virtual CPU and 1 GB of RAM for this. I agree. Configure instance detail. My network where I want to connect this instance to is going to be VPC1, right? It will be, this instance should be created in subnet 1 and I want to have a public IP address to this instance, ठीक है ना। enable कर दिया, public IP address setting को मैंने enable कर दिया। everything is good, review and launch. if I am sure I want to launch it, I can click launch. I have this key pair, I acknowledge, ये मैंने पहले से बना के रखा है, ठीक है। launch instance. So finally my virtual machine is also being created. किसी ने कभी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम VMware वर्कस्टेशन में इंस्टॉल किया? नहीं क्या? VMware वर्कस्टेशन में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया? अच्छा, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम फिजिकल कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया? Windows 7, Windows 8, Windows 10 किया है क्या? कितना टाइम लगता है फिजिकल मशीन पे इंस्टॉलेशन के लिए? 1 घंटा लग जाता है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम को रेडी करते हो, यहाँ पे 3 मिनट लगता है। अभी यहाँ हमारा इंस्टॉलेशन चल रहा है और ये रनिंग स्टेट में, कितना देर लगा? 3 मिनट भी नहीं लगा। समझ में है ना। सोचो ये कितना फास्ट है, इसका प्रोसेसर है ना सुपर फास्ट है, ठीक है ना। आपको है ना बहुत कम टाइम लगता है इस मशीन को रेडी करने में यहाँ पे और इसको स्टार्ट करने में। लिनक्स वगैरह सब मिलता है। और एक स्पेशल चीज़, लॉन्च इंस्टेंस में जाओ ना, यहाँ पे अमेजोन का खुद का लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, अमेजोन लाइनक्स। आपने उबंटू लिनक्स सुना होगा, रेड हैट लिनक्स सुना होगा, ये अमेजोन लिनक्स है। अमेजोन ने खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाया। अमेजोन यहाँ पे वर्चुअल मशीन के लिए ना सिट्रिक्स या तो फिर VMware वर्कस्टेशन टाइप की चीज़ें नहीं यूज़ कर रहा है। अमेजोन ने खुद का हाइपरवाइजर बनाया। अमेजोन के पास 50,000 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना। और वो इस प्लेटफॉर्म के लिए हर चीज़ लिख रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके यूज़र इंटरफेस और ये कंसोल और कमांड लाइन इंटरफेस और API गेटवेज, हर चीज़ डेवलप कर रहे हैं वो लोग। उन्होंने VMware जैसा प्लेटफॉर्म बना दिया पूरा की पूरा, ठीक है ना। अमेजोन ने सोचा हर वर्चुअल मशीन के लिए VMware को लाइसेंस देना पड़ेगा, उससे अच्छा खुद का एक VMware बना दो, ठीक है। पूरा खुद का वर्चुअलाइजेशन सोल्यूशन उन्होंने बनाया। तो एनीवे, आई एम कैंसलिंग आउट ऑफ दिस एंड आई विल शो यू हाउ टू कनेक्ट टू योर वर्चुअल मशीन। तो दिस इज कॉल्ड माई सर्वर 1, ठीक है। चेक दिस, सर्वर 1 कर दिया मैंने इसका नाम। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कनेक्ट बटन, इस पर क्लिक करना है। अगर आप चाहो तो रिमोट डेस्कटॉप का फाइल डाउनलोड कर सकते हो, या तो फिर ये पब्लिक IP एड्रेस को कॉपी करूँगा मैं। आई विल गो इनटू समथिंग कॉल्ड आई हैव रेमेना। तो ये जो सिस्टम है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन का टूल नहीं होता है, वो विंडोज़ में होता है। RDP सबने किया ना रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, तो वैसा यहाँ पर रेमिना है। रेमिना में मैं जा रहा हूँ। रेमिना में जाने के बाद यहाँ RDP का ऑप्शन है, जस्ट आपके पब्लिक IP को पेस्ट कर दो और एंटर हिट करो। कनेक्टिंग चल रहा है, एक्सेप्ट द सर्टिफिकेट, येस आई वांट टू एक्सेप्ट इट। यूज़र नेम, अभी यहाँ पीछे आपको यूज़र नेम दिख रहा है एडमिनिस्ट्रेटर,
गेट पासवर्ड और चूज़ द फाइल, ये AWS cert.pem फाइल होनी चाहिए आपके पास. चूज़ द फाइल, इट्स इन माई डॉक्यूमेंट्स एंड माई कीज़ फोल्डर. की वाला फोल्डर दिख रहा है कि पहला ही है. एंड हियर आई हैव AWS cert.pem फाइल, ठीक है. एंड डिक्रिप्ट माई पासवर्ड. तो हियर आई गॉट माई पासवर्ड. यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर है, तो मैं रेमिना में जाऊँगा, यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर. केस सेंसिटिविटी नहीं होती है, ए कैपिटल था वहाँ पे, नहीं भी दिया तो चलता है. Ctrl+V for password and click OK. If everything is good, you shall see your Windows Server 2008 desktop. कितना टाइम लगा इसको? हमने नेटवर्क बनाया, राइट. नेटवर्क के अंदर हमने एक वर्चुअल मशीन को लॉन्च किया, अभी उसका डेस्कटॉप प्रिपरेशन चल रहा है. विदिन अ सेकेंड और 2 हमारे डेस्कटॉप मिल जाएगा. मिल गया. कितना टाइम लगा इन सब चीज़ों में? हम कितना क्विकली ये सब काम किए. अभी सोचो ये चीज़ आपके प्रोडक्शन पे मिल रही है आपको, ठीक है. अच्छा, ये ऐसा मैंने बेसिक सर्वर सिलेक्ट किया था. एक बात बताओ, SQL सर्वर, किसी ने SQL इंस्टॉल किया? कॉलेज में यूज़ किया था. SQL यूज़ किया था, इंस्टॉल किया कभी SQL? अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट का SQL क्या होता है, वो विंडोज़ सर्वर पे सिर्फ इंस्टॉल होता है. इन लोगों ने पूरी चीज़ों को बदल के रख दिया. अगर हम यहाँ देखेंगे ना इसको, लॉन्च इंस्टेंस, तो इस लिस्ट में हम लोग देखेंगे ना, तो देखो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2019 विथ SQL सर्वर 2016 है ना. तो मतलब ये SQL सर्वर जो है ना माइक्रोसॉफ्ट का, ये सिर्फ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल हो सकता है, ठीक है. अभी ज़रा नीचे देखते हैं हम लोग. देखो उबंटू सर्वर 16.4 विथ SQL सर्वर 2017 दिख रहा है यहाँ. अमेज़ॉन ने क्या किया, अमेज़ॉन बोला कि तुम लोग तो अपने प्रेमाइसेस के ऊपर पहले क्या करते हैं, एक माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं जिसके पैसे लगते हैं आपको, उसके ऊपर SQL इंस्टॉल करते हैं. बोले हम लोग आपको है ना लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम देंगे जो कि फ्री है, सिर्फ SQL के पैसे दो. अगर आपको विंडोज़ का कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, ठीक है ना, .NET चाहिए आपको, यहाँ पे है .NEट कोड. .NEट के ऊपर आप विंडोज़ का कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ पर. तो आपको एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं हम लोग, है ना, हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ नहीं करते. कितने लोग विंडोज़ 10 यूज़ करते हैं, विंडोज़ 7 यूज़ करते हैं? एक बात बताओ, विंडोज़ 10 में लॉगिन करने के बाद आप क्या करते हो? पहला सॉफ्टवेयर जो स्टार्ट करते हो वो क्या होता है यूजुअली? जो चाहिए वो यूज़. मतलब जैसे कि तुम अगर यूज़ कर रहे हो विंडोज़ 10, अपने लैपटॉप को स्टार्ट किया, राइट, आप क्या यूज़ करते हो उसमें? ज़्यादा से मुझे ग्रेजुएशन में C लैंग्वेज के साथ C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, ठीक है. अभी आज की डेट में क्या करते हो? Chrome यूज़ करते हैं, राइट. VLC मीडिया प्लेयर यूज़ करते हैं, पैकेट ट्रेसर, C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट. ये सब ना, इनमें से कोई भी एक चीज़ विंडोज़ 10 का पार्ट है? समझ में आया ना. देखो हम एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ठीक है. विंडोज़ 10 में से मैं आपको बताऊँ कि आप क्या यूज़ करते हैं. विंडोज़ 10 का एक ऐसी चीज़ बताऊँ, क्रूशियल चीज़ जो आप हमेशा यूज़ करते हैं विंडोज़ 10 या विंडोज़ 7 में, और दूसरी कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करते. वो एक अकेली चीज़ है, माई कंप्यूटर. समझ में? उसके अलावा आप क्या यूज़ करते हो विंडोज़ 7 का, ये बताओ. कुछ नहीं यूज़ करते. आप हमेशा क्रोम यूज़ करते हो, वो गूगल का है. पैकेट ट्रेसर सिस्को का है. कंट्रोल पैनल और उसमें आता. नहीं, लेकिन कंट्रोल पैनल में कब जाते हैं हम लोग, जब अनइंस्टॉल करना है बस, है ना. लेकिन जो रेगुलरली काम करने के लिए हमें चीज़ें चाहिए, जैसे कि ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वो तो विंडोज़ 10 का इंटीग्रल पार्ट नहीं है ना. देखो हम ऑपरेटिंग सिस्टम कभी नहीं यूज़ करते. ऑपरेटिंग सिस्टम वो लो लेवल टूल्स है जो आपके कर्नल है या तो फिर कंपाइलर्स है, उनको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं. हम एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं. और कमांड प्रॉम्प्ट कभी यूज़ करते हो तुम? सच्ची यूज़ करते हो घर पे कमांड प्रॉम्प्ट? अगर सोचो तुमको यूट्यूब एक्सेस, जब प्रोग्राम्स वगैरह रन करते टाइम पे नहीं, अगर सोचो तुम, माइक्रोप्रोसेसर के. हाँ, लेकिन एक सच्ची बात बताओ, अगर तुम घर पे बैठे हो यूट्यूब एक्सेस करना है तो कमांड प्रॉम्प्ट चालू कर सकते नहीं ना. देखो एक सच्ची बात बताता हूँ, हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कभी नहीं यूज़ करते. मुझे भी लगता था यार, मैं विंडोज़ 7 यूज़ करता हूँ, विंडोज़ 8 यूज़ करता हूँ, लेकिन है ना, मैंने लिनक्स का जो क्रिएटर है लाइनस टॉर्वल्ड, ठीक है, उसका एक वीडियो देखा था, उसकी एक डॉक्यूमेंट्री देखा था. उसने है ना एक सिंपल वर्ड पूछा था, विच ऑपरेटिंग सिस्टम यू यूज़, ठीक है ना. जो इंटरव्यूअर था उसको पूछा था,
इंटरव्यूअर बोला आई यूज़ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बिकॉज इट्स सिंपल, आई यूज़ विंडोज़ 7. उसने बोला व्हाट डू यू यूज़ इन विंडोज़ 7, ठीक है ना. सामने वाले ने बोला आई यूज़ गूगल क्रोम, आई यूज़ VLC मीडिया प्लेयर. बोले गूगल क्रोम इज़ फ्रॉम गूगल, VLC इज़ फ्रॉम VLC, राइट. व्हाट ऑफ विंडोज़ 7 यू आर यूजिंग. एक्चुअली विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, इट इज़ यूज्ड बाय एप्लीकेशंस, नॉट अस. वी नीड एप्लीकेशंस. सोचो आपके कंप्यूटर को आपने स्टार्ट किया विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आपके सामने क्रोम चल सकता है तब क्यों इंस्टॉल करोगे ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर आप अपने बायस पे क्रोम इंस्टॉल कर सकते हो या आप अपने बायस के ऊपर VLC इंस्टॉल कर सकते हो, तो आपको ज़रूरत है क्या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की. मुझे नहीं लगता ज़रूरत है आपको. समझ में है ना. तो वी डोंट नीड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वी नेवर नीड ऑपरेटिंग सिस्टम. इट इज़ नीडेड बाय एप्लीकेशंस एंड वी नीड एप्लीकेशंस, राइट. क्लियर. सो एनीवे, फॉर योर एप्लीकेशंस यू गेट ऑल दीज थिंग्स. आप आज विंडोज़ के एप्लीकेशन लिनक्स के ऊपर रन कर सकते हो. .NET वगैरह कोर यहाँ पे अवेलेबल आ गया, ठीक है. एनीवे, आई एम कैंसलिंग आउट ऑफ योर. और एक छोटा सा काम करके दिखाता हूँ. जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग फुल स्क्रीन इनटू माय वर्चुअल मशीन दैट इज़ होस्टेड इन Amazon वेब सर्विसेज. हियर आई एम गोइंग इनटू सर्वर मैनेजर. तो ये मेरा सर्वर मैनेजर स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे. तो यहाँ पे ये सर्वर मैनेजर है, राइट. रोल्स पे क्लिक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. तो एज यू कैन सी कुछ टाइम में यहाँ पे एक रिजल्ट मिल जाएगा कि 0 of 17 रोल्स इंस्टॉल. एक भी रोल इंस्टॉल नहीं है. मैं ऐड रोल कर रहा हूँ यहाँ से. नेक्स्ट, इस लिस्ट में से मेरे को वेब सर्वर वाला रोल चाहिए क्योंकि मेरे को वेबसाइट होस्ट करनी है यहाँ पे, ठीक है. नेक्स्ट 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 एंड इंस्टॉल. तो वेबसाइट होस्ट करना इतना सिंपल है. विंडोज़ की मशीन में वेब सर्वर इंस्टॉल करो, लिनक्स में अपाची इंस्टॉल करो और वेबसाइट होस्ट कर सकते हो. एक बात बताओ, जब आप वेबसाइट एक्सेस करते हो तो कौन सा प्रोटोकॉल होता है. HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, है ना. तो HTTP को एक्सेप्शन भी क्रिएट करना होता है ना. आप में से कितने लोग जानते हैं फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करना विंडोज़ के. नहीं. लिनक्स के, यूनिक्स के, नहीं ना. मैं अगर आपको यहाँ पे एक टूल बताऊँ, ऐसा टूल कि वो टूल को एक टूल को सीख गए ना, तो लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज़ कोई भी फायरवॉल आया आपके सामने, आप ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर लोगे उसको. सिर्फ एक फायरवॉल को सीखना है आपको. तो यहाँ पे बेसिकली अमेज़ॉन के अंदर है ना, देयर इज़ वन थिंग. मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ, ठीक है. एंड मेरा इंस्टॉलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया. मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ. ये मिनिमाइज़ बटन है, ओके. तो इसका पब्लिक IP है यहाँ पे. इसको अगर मैं कॉपी करूँ और यहाँ पेस्ट करूँ और एंटर करूँ तो मेरी वेबसाइट नहीं चलनी है, राइट. क्योंकि मैंने ना EC2 इंस्टेंस में यहाँ पे एज यू कैन सी इनबाउंड रूल में मैंने कोई पोर्ट 80 ओपन ही नहीं किया HTTP का. तो बेसिकली ये जो चीज़ है इसको सिक्योरिटी ग्रुप कहते हैं. सिक्योरिटी ग्रुप कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो अमेज़ॉन के अंदर कोई भी वर्चुअल मशीन बने, आप कभी भी पोर्ट ओपन क्लोज मतलब फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो यहाँ से, ओके. सो एनीवे, ये अभी तक का चल रहा ही है. वेबसाइट नहीं मिल रही है क्योंकि पोर्ट 80 नहीं है ओपन हमारा. अमेज़ॉन ब्लॉक करके बैठा हुआ है पोर्ट को. तो लॉन्च विज़ार्ड 4 में जाएंगे, जो इसके सिक्योरिटी ग्रुप का नाम है, ऑटोमेटिकली बन गया ये हमारे लिए. तो लॉन्च विज़ार्ड 4 आपको यहाँ पे दिखेगा, दिख रहा है लॉन्च विज़ार्ड 4. इसमें इनबाउंड रूल में जाके एडिट रूल, ऐड अ न्यू इनबाउंड रूल, और क्या करना है मेरे को HTTP ऐड करना है फॉर एनीवेयर, फ्रॉम एनीवेयर. तो एनीवन कैन कनेक्ट टू मी ऑन HTTP. क्लियर. क्लिक सेव. तो जैसा ये बन जाता है, यहाँ पे आऊँ और अभी कंट्रोल दबा के F5 करूँ, हार्ड रिफ्रेश, या तो यहाँ पेस्ट करता हूँ मैं, एंटर. सो लेट्स सी चीज़ें चलती है क्या यहाँ पे एज एक्सपेक्टेड. तो ये मेरा होम पेज दिख रहा है IIS 7 का, राइट. ज़रा मैं चेंजेस करता हूँ कुछ इसके अंदर. तो एक्चुअली आपके विंडोज़ मशीन में है ना, C पार्टीशन के अंदर यहाँ पे एक है ना फोल्डर होता है कॉल्ड inet pub. इसके अंदर आपका www रूट डॉक्यूमेंट है और ये डिफ़ॉल्ट वेबसाइट है, ये जो PNG फाइल है. अगर इस PNG फाइल में मैं कुछ चेंजेस करूँ, जैसे मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ ठीक है, सेंड मेंटर, और इसको सेव करता हूँ. ये सेव बटन अपना सेव हो गया ये. नाउ लेट्स मिनिमाइज दिस और इस पेज को कंट्रोल F5 करता हूँ. अपडेटेड आ गया.
और ये वेबसाइट इंटरनेट पे होस्टेड है। ज़रा ये आईपी अपने मोबाइल के ब्राउज़र में टाइप करो ज़रा और एंटर करो, गूगल क्रोम वगैरह में कहीं पे भी टाइप करो और एंटर करो। हाँ 18.191.189.4। आ गया चल रहा है? ये इंटरनेट पे होस्टेड है पूरी वेबसाइट। चल गया? ये कंसेप्ट समझ में आया? देखो ये सारी चीज़ें इतनी क्विक हो गई, आपका नेटवर्क बन गया, आपका सर्वर बन गया, आपने वेबसाइट भी होस्ट कर दिया, इंटरनेट पे लॉन्च भी हो गई। नाम भी अगर चाहिए तो चेंज कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा सिस्टमेटिक नाम दे सकते हैं। अगर मेरे को यही नाम चेंज करना है ना, आई विल कॉपी दिस नेम, ठीक है, आई विल गो टू वन ऑफ माई अकाउंट्स कॉल्ड लेट्स से नो आईपी। तो नो आईपी एक वेबसाइट है, फ्री का है ये, डायनेमिक डीएनएस। ओके, तो ये फ्री डीएनएस सर्वर है। साइन इन, एक मिनट है, इसको क्लोज करता हूँ मैं। साइन इन बटन यहाँ पे है, लॉगिन। तो ये मेरा अकाउंट है यहाँ पे नो आईपी पे, राइट। मैं लॉगिन कर रहा हूँ इसको, और लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ पे ना डायनेमिक डीएनएस में जाऊँगा लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे मेरा ऑलरेडी ये मेरे घर के राउटर का रिकॉर्ड क्रिएट है, ठीक है। क्रिएट अ होस्ट नेम, और मैं यहाँ 7M, ठीक है, ये मेरा वेबसाइट का नाम है, और ये इसका आईपी एड्रेस यहाँ पे मेरे को पेस्ट करना है। पेस्ट, क्लियर। और इसका जो डोमेन नेम रहेगा ना यहाँ पे, फॉर एग्जांपल लेट्स से कौन सा अच्छा लग रहा है इसमें से नाम, क्रिएट होस्ट नेम। लेट्स से ये मेरा होस्ट नेम मैंने बना लिया, दिख रहा है ये 7m.systes.net। करो टाइप ज़रा ये वेब ब्राउज़र में तुम्हारे, 7m.sytes sites.net। आगे सेम वेबसाइट, वो पिछला वाला नहीं आएगा। वो भी चलेगा, डायरेक्ट आईपी भी डालेंगे तो चलेगा, या तो फिर ये होस्टिंग भी डालेंगे तो चलेगा। ये समझ में है ना ये सारे टूल्स? ये एक्चुअली वेबसाइट होस्ट करना या एप्लीकेशंस रन करना बहुत ईजी रहता, ठीक है। क्लाउड वगैरह की वजह से, ऐसे सॉफ्टवेयर्स की वजह से, वेबसाइट्स की वजह से, ये दुनिया की सब में ईजीएस्ट चीज़ है, समझ के चलो। समझ में आया पूरा? ओके, कोई क्वेश्चन है इसमें, कोई डाउट्स है? 7 वेंडर का जो AWS पढ़ाता है उसके लिए भी सर्वर्स खरीदना पड़ता है। किसके लिए? असाइनमेंट्स के? हम लोग, मैं जो AWS सिखाता हूँ ना यहाँ पे, तो उसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ क्रेडिट या डेबिट कार्ड चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। और तुम्हारा टोटल कॉस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स अगर देखोगे ना, जो असाइनमेंट जो AWS का बिल रहेगा तुम्हारा, वो हार्डली 100 रुपये भी नहीं रहेगा। अभी तक का मेरी जो क्लास चल रही है ना, उन लोग 1 रुपये भी बिल नहीं बना उनका अभी तक का, पैसे में 3 या 4 पैसा बिल है अभी तक का उनका। ये बहुत सस्ता है अमेज़ॉन, उनको लगता है ऐसा महंगा रहेगा, लेकिन बहुत सस्ता है। तो मेरे पास इतने सारे बैचेस आते हैं, ओके। और मेरा अगर बिल दिखाऊँ ना इस महीने का, तो एक्चुअली लोग, मेरे दूसरे ट्रेनर्स ने यहाँ पे ना थोड़ी सी गलतियाँ की है, बिकॉज ऑफ इस थोड़ा बिल दिखेगा तुमको, ऐसा नहीं कि नहीं दिखेगा। तो बिल डैशबोर्ड अगर मैं ओपन करूँ ना, अभी कुछ हमारे यहाँ के ट्रेनर सीख रहे हैं, तो होती है गलतियाँ, राइट, जिसकी वजह से बिल्स आते हैं। तो ये 170 रुपये का बिल है, ठीक है। और अगर मैं पुराने बिल्स दिखाऊँ, ऑर्डर्स एंड इन्वॉइसेस, पिछले ऑर्डर्स और इन्वॉइसेस, तो ये मेरा देखो, ये एक बिल है 12 रुपये 80 पैसे का, ये एक बिल है 10 रुपये का,
ये टाइम पे कोई दूसरा ट्रेनर नहीं था, सिर्फ मैं ही कर रहा था, ठीक है। ये हमारे एक और एक ट्रेनर एक टाइम पे यूज़ कर रहे थे, तभी 300 रुपये का बिल था, पिछले महीने 112 का बिल था। और हमारे पास बैचेस कितने, हर हफ्ता कम से कम 7 से 8 बैचेस होते हैं। वीकेंड तो मेरे पास 4 बैचेस हैं, सुबह से लेके शाम तक का पूरा AWS है। वीकेंड में दूसरा क्लास है ही नहीं, सिर्फ AWS है। तो हमारा सारे प्रैक्टिकल्स करके, सारी चीज़ें यूज़ करके, मिस्टेक्स के बावजूद हम लोग 200-300 रुपये के आगे नहीं जाते। सब में बड़ा बिल यहाँ पे 322 है, लेकिन बाकी ऑन एन एवरेज 150-200 रुपये यही बिल है। एज़ यू कैन सी नीचे तक का अगर मैं जाऊँ ना, तो यहाँ 70-50 रुपये, और ऊपर जाऊँ तो 10 और 12 रुपये भी बिल है हमारा, ठीक है ना, राइट। तो आप अगर आप यूज़ करने वाले हो तो आपको हार्डली समझ के चलो 5 से 7 रुपये गलतियों के बावजूद बिल आना चाहिए पूरा कोर्स कंप्लीशन का, ठीक है। इनिशियली अमेज़ॉन आपके 2 रुपये कट करता है वेरिफिकेशन के लिए, वो भी रिफ़ंड करता है, हाँ वो भी रिफ़ंड कर देता है वो। ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में है ना क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो मैंने तुमको काफ़ी सारी चीज़ें बताया यहाँ पे, नेटवर्क बनाना सिखाया, फिर उसके बाद वर्चुअल मशीन्स के बारे में बताया, आगे जाके क्लाउड कंप्यूटिंग का अभी एक कोर्स कर लिया तुमने ऑलमोस्ट, ठीक है। CCNA हो गया अभी आपका, लेकिन अच्छे से रिवाइज करना। ये जो CCNA में अगर इंटरव्यूज़ को जाओगे ना, अच्छा इंटरव्यू रहेगा ना, वो बहुत बुरा सताएंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी अभी आपको। ड्राइव के ऊपर तकरीबन सारे लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं, ओके। तो अच्छे से स्टडी करो, CCNA पहले अच्छे से कंप्लीट करो। एक चीज़ जब अच्छे से हुई ना, तो दूसरी चीज़ की तरफ जाना, राइट। अगर आप एक ही चीज़ कंप्लीट नहीं करो और दूसरी चीज़ पे, क्लाउड जैसी चीज़ पे जाओ, तो आपके लिए बहुत बड़ी तकलीफ होंगी, ठीक है। आप एक चीज़ ही कंप्लीट नहीं किए, दूसरे की तरफ जाएंगे तो डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, ये करूँ वो करूँ। क्लाउड करने के लिए जब हम आए थे, मैं और मेरे फ्रेंड्स क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए आए जी थे, वो सर उनका नाम स्नेहा मस्किन नाम था कुछ तो। स्नेहा मस्के, हाँ। हाँ, उन्होंने बोला था CCNA और कौन सा कोर्स बोला था, Microsoft। उसके बाद ही MCSE। उसके बाद ही क्लाउड कंप्यूटिंग करने आएगा ऐसा बोले। देखो पहली बात, एज अ फ्रेशर तुम क्लाउड करोगे ना, तो तुम्हारे पैसे वेस्ट है, ठीक है ना। क्लाउड के लिए अगर जॉब्स कोई दे रहा है तो वो एक्सपीरियंस मांगता है, बिगर एक्सपीरियंस के क्लाउड डोमेन में जॉब नहीं मिलते। और उसने करेक्ट तुमको सजेस्ट किया था, CCNA MCSE पे जॉब तुमको जल्दी मिलेगा। हार्ड वर्किंग है ना अगर तुम, ठीक है, तो रेड हैट करो MCSE के लिए। अभी मैंने तुमको आज वर्चुअल मशीन बनाया ना विंडोज़ की, कई दिनों के बाद मैंने बनाया। मैं हमेशा लिनक्स की मशीन बनाता हूँ, मेरे पूरे अमेज़ॉन के प्रैक्टिकल्स में हम लाइनक्स यूज़ करते हैं, और वो भी कमांड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मैं पूरे मेरे प्रैक्टिकल्स पे अमेज़ॉन के, अगर मैं 100 वर्चुअल मशीन बनाता हूँ, उसमें से 2 विंडोज़ बनते हैं, 98 लिनक्स बनते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ फ्यूचर लिनक्स है। अरे फुकट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, दुनिया भर के सॉफ्टवेयर्स है, कोई कंपनी क्यों नहीं यूज़ करेंगे। अगर आप ह्यूमन रिसोर्स वालों, HR वालों को और मार्केट मैनेजमेंट वालों को बोलो, जो बजटिंग वगैरह के डिपार्टमेंट्स हैं, कि मेरे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। अगर माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को रन करेंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट का जो बिलिंग कॉस्ट है, लाइसेंस कॉस्ट है, वो 10 करोड़ जा रहा है। और वही टीम को अगर आप बोलो हम इस माइक्रोसॉफ्ट के जगह अगर लिनक्स यूज़ करेंगे, तो सेम इंफ्रास्ट्रक्चर पे सेम साइज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और कॉस्ट क्या है, 0 रुपीज़, तो ऑब्वियसली वो लोग क्या बोलेंगे, लिनक्स इंस्टॉल करो। मैं बोलता हूँ मेरे को लिनक्स नहीं आता, तो क्या करेंगे, बोलेंगे तू घर पे बैठा भी, हम दूसरे को लाते हैं, ठीक है ना, राइट। समझा ना, ये चलता है मार्केट में। जो सर्वर्स है ना, वेब सर्वर्स है इंटरनेट पे, 90% से ज़्यादा वेब सर्वर्स इंटरनेट पे जो है वो लिनक्स है। सुपर कंप्यूटर्स, 100% सुपर कंप्यूटर्स इस दुनिया में लिनक्स है। स्मार्ट डिवाइसेस जो मोबाइल फ़ोन्स आप यूज़ कर रहे हो, पूरे लिनक्स पावर्ड है। अगर आपका एंड्रॉयड लिनक्स है, तो आप सोचो लिनक्स में पावर कितना है, समझ में है ना। आज तकरीबन 95 to 99% of the phones are available in market are Linux based phones. They are not Windows, they are not other operating systems. Symbian वगैरह तो ख़त्म हो गया, they are dead. किसी के पास अगर नोकिया का एंटीक पीस पड़ा होगा जो म्यूजियम में रखने के लायक ही का आज, तो तब उसी के ऊपर सिम्बियन मिलेगा आपको, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। पर ध्यान में रखो, लिनक्स इज़ फ्यूचर। अगर आप विंडोज़ भी सीखते हो तो 2 साल 3 साल 5 साल तक का आप विंडोज़ पे मतलब रहोगे, आप खुद लिनक्स की तरफ जाओगे। और विंडोज़ करके लिनक्स पे जाना डज मेक सेंस, क्योंकि आप एक ईजियर ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले समझते हो, 90% चीज़ें पहले से पता है आपको। अभी लिनक्स में डिफरेंसेस क्या है ये देखना है आपको, लिनक्स के कमांड मेमोराइज करने, दैट्स इट। मेरा जो करियर एजुकेशन जो था ना, वो ऐसा था, मैं स्टार्ट CCNA किया, फिर विंडोज़ किया, फिर लिनक्स किया, फिर VMware किया, फिर क्लाउड किया। फिर क्लाउड में भी स्टार्ट एज्योर से किया था, फिर AWS किया, फिर डेवऑप्स किया, फिर डेवऑप्स में बहुत सारे टूल्स किए,
फिर प्रोग्रामिंग किया, फिर अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ आ रहा हूँ, HTML CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट चालू कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मेरे फ्यूचर को देखोगे, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की तरफ धीरे धीरे जाऊँगा। पाइथन भी किया मैंने। मैं ये देख रहा हूँ, ये जो ट्रैक है ना, ऑपरेशंस ट्रैक में बहुत तकलीफ है, समझ में आना, ये इजी ट्रैक नहीं है। और अगर तुमको टॉप ऑफ द पिरामिड पे जाना है ये सब करने के बाद, तो आप क्या करो, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, ठीक है, उसके बाद आप डेवलपमेंट की तरफ जाओ, है ही नहीं दूसरा ऑप्शन कुछ। और डेवलपमेंट में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट में आ जाती है आपको, तो यू आर द किंग इन मार्केट, ठीक है ना। तो अभी मैं सारी चीज़ों को डिलीट कर रहा हूँ जो मैंने बनाया था। तो इंस्टेंस है यहाँ पे, वर्चुअल मशीन जो हमारा सर्वर रन हो रहा है, इसमें एक्शन में जाऊँगा, इंस्टेंस स्टेट और फिर टर्मिनेट, ख़त्म, डन। कितना देर हुआ वर्चुअल मशीन को बना के हमें कुछ मिनट हुआ, डिलीट कर दिया, इसके पैसे ख़त्म हो गए, बंद हो गए, ठीक है ना। तो दिस इज़ शटिंग डाउन, तो हियर आई कैन सी इट इज़ शटिंग डाउन एंड इट विल बी डिलीटेड इन सम टाइम। नेटवर्क हमने बनाया था यहाँ VPC है ना हमारे पास, वही ओहायो रीजन में, तो यहाँ पे हमारे VPC को हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। ये VPC 1 एक्शन डिलीट VPC, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट इट, यस डिलीट माय VPC। सारी चीज़ें डिलीट होंगी, सिक्योरिटी ग्रुप, इंटरनेट गेटवे, सबनेट्स, एवरीथिंग, सब चीज़ डिलीट हो गया VPC के साथ। सबनेट में जाऊँ, S1 S2 गायब है अभी। इंटरनेट गेटवे जो हमने बनाया था डिफ़ॉल्ट गेटवे, वो भी गायब हो गया, राइट। तो सारी चीज़ें गायब हो गई। इंस्टेंस में टर्मिनेटेड स्टेट में, ठीक है, सारी चीज़ें गई। इसको क्लोज़ कर दूंगा। अभी वेबसाइट भी नहीं चलने वाली क्योंकि सर्वर ही बंद हो गया, डिलीट हो गया। तो अगर सर्वर ही डिलीट हो गया तो ये रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं है मेरे को, इसको डिलीट कर दूंगा। क्लोज दिस, आर यू श्योर, डिलीट, यस डिलीट, ठीक है। तो आई एम डन विद द प्रैक्टिकल टुडे एंड आई एम स्टॉपिंग माई रिकॉर्डिंग।